हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इकाई 9 में हम लोग पढ़ रहे हैं। इस एक क्लास हो चुकी है, आज ये दूसरी क्लास रहने वाली है। इकाई 9 लोक विकास और पर्यावरण, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो इसकी पहली क्लास हो चुकी है। पर्यावरण की परिभाषा, पर्यावरण के घटक, पर्यावरण को कौन कौन से दो स्वरूप हैं संरक्षण के, उसको पढ़ चुके हैं। उसके बाद में प्रजाति, जनसंख्या और समुदाय, ये पढ़ चुके हैं। ठीक है। स्पीसीज, पॉपुलेशन, जनसंख्या, जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, जन्म दर, मृत्यु दर, जनसंख्या प्रसार, आयु वितरण, जनसंख्या वृद्धि दर, उपलब्ध संसाधन, ये सब पढ़ चुके हैं मित्रों। जैव विविधता पढ़ चुके हैं। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र है ना, यानी इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये भी पढ़ चुके हैं। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में जैव मंडल, यहाँ से पढ़ना है आज। जैव मंडल, बायोस्फीयर, पृथ्वी के चारों तरफ लगभग 30 किलोमीटर मोटी, किससे यानी मोटी वायु, जल, स्थल, मृदा तथा शैल युक्त एक जीवनदायी परत पाई जाती है। ठीक है, जिसके अंतर्गत पादपों एवं जंतुओं का जीवन संभव होता है। यानी देखो, जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, इन तीनों को मिला करके हमारा क्या बनता है मित्रों? जैव मंडल बनता है। ठीक है, इसको देख लेते हैं। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ठीक है, इन तीनों को मिला करके ये जो हिस्सा होता है, ये हमारा क्या होता है? जैव मंडल होता है। ध्यान रखेंगे मित्रों, एक जल मंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल, लेकिन ये जो कॉमन होता है तीनों, ये क्या होता है? जैव मंडल होता है। समस्त जीवधारी इसमें आते हैं। ठीक है। उसके बाद में पारिस्थितिकी तंत्र के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के कौन कौन से मित्रों घटक हैं, इनको देख लेते हैं। तो इसके मुख्य रूप से दो प्रकार के संगठक होते हैं। घटक या संगठक, एक होता है जैविक घटक, एक होता है अजैविक घटक। जैविक घटक में क्या क्या आते हैं? समस्त पेड़ पौधे, जीव जंतु। चलिए, तो मित्रों हम जैविक घटक पढ़ रहे हैं। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं? दो घटक हैं। एक है मित्रों जैविक घटक, एक है जैविक घटक और एक है अजैविक घटक। अजैविक घटक, ध्यान रखेंगे। जैविक घटक, इसमें कौन कौन आएंगे? यानी हरे पेड़ पौधे, मनुष्य, जीव जंतु सभी आ जाएंगे जैविक घटक। यानी जैविक घटक में जो पोषण करते हैं, शोषण करते हैं, वृद्धि करते हैं, विकास करते हैं, वो सब किसमें आएंगे? जैविक घटक में आएंगे। उसके बाद में अजैविक घटक में वो सब जाएंगे जो वृद्धि तो करते हैं, उनमें विकास नहीं होता है। ठीक है। श्वसन, रेस्पायरेशन, उत्सर्जन, सारी क्रियाएं नहीं होती। तो यहाँ सबसे पहले हम देख लेते हैं जैविक घटक क्या क्या आएंगे जैविक घटक में। चलिए मित्रों, देखते हैं जैविक घटक, बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, इसके अंतर्गत उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं और अपघटक आते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। जैविक घटक के अंतर्गत मित्रों कौन कौन आता है? उत्पादक आता है, उपभोक्ता आता है और अपघटक आता है। ये तीन चीजें आती हैं, ध्यान रखेंगे इसको। सबसे पहले अब देख लेते हैं हम उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। ठीक है, कौन होता है उत्पादक? हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उत्पादक कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हरे पेड़ पौधे उत्पादक के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, जो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो वो कौन होते हैं? पेड़ पौधे ही होते हैं। तो ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। जो उत्पादक को प्रयोग करता है, उपयोग करता है, उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स। ठीक है, तो जो भोजन के लिए उत्पादकर्ता पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? उपभोक्ता कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है,
यानी जो उपभोक्ता होता है ये 3 प्रकार के होते हैं, एक शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, ध्यान रखेंगे मित्रों, यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। तो शाकाहारी में कौन कौन आएंगे? प्राथमिक उपभोक्ता आएंगे, है ना, प्राथमिक उपभोक्ता। अब प्राथमिक उपभोक्ता में कौन कौन आएंगे? यानी ऐसे जीव जंतु, ऐसे जीवधारी जो केवल घास फूस को खाते हैं, जैसे हमारा खरगोश हो जाएगा, बकरी हो जाएगा, गाय हो जाएगा, ये सब। उसके बाद में दूसरा हमारा आता है मांसाहारी। ठीक है, इसको हम कहते हैं द्वितीयक या तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, मांसाहारी, एक शाकाहारी एक मांसाहारी। तो मांसाहारी में कौन कौन आएगा? खरगोश, सॉरी ये शेर, बाघ, सांप, छिपकली। ठीक है, यानी जो शाकाहारी को खाता है वो क्या हो जाता है? मांसाहारी हो जाता है। ठीक है, शाकाहारी क्या होते हैं? जो हरे पेड़ पौधों घास फूस को खाते हैं वे शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, और जो शाकाहारी जीव जंतुओं को खाते हैं वो क्या हो जाते हैं? मांसाहारी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। फिर तीसरा है हमारा सर्वाहारी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, सर्वाहारी में क्या होते हैं? जो सब कुछ खा जाएं, यानी घास फूस, पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ और जीव जंतुओं को भी खा जाएं, उसको क्या कहते हैं? सर्वाहारी। तो जो हमारा मनुष्य है ये किस में आएगा? सर्वाहारी में आएगा। कुत्ता सब कुछ खा जाता है, रोटी दाल खा जाता है, मांस भी खा जाता है। कौवा है ये भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। शाकाहारी में कौन कौन आएंगे, मांसाहारी में कौन कौन आएंगे और सर्वाहारी में कौन कौन आएंगे, ये तीनों चीज़ें एकदम क्लियर हो गई होंगी। अब उसके बाद में मित्रों बात करते हैं हम अपघटक, डिकम्पोजर्स। ठीक है, यानी जो सबको खत्म कर दे, सड़ा गला करके खत्म कर दे, उसको हम क्या कहते हैं? तो ये बात क्लियर होगी, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। ठीक है, शाकाहारी में कौन कौन आएंगे इसको ध्यान रखेंगे, मांसाहारी में कौन कौन आएंगे इसको ध्यान रखेंगे, शेर, बाघ, सांप, छिपकली। ठीक है, सर्वाहारी में मनुष्य, कुत्ता, कौवा। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न बना लिया जाता है और ये क्लास यूपी टेट वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे मित्रों, उसमें भी पर्यावरण लगा हुआ है। अब दूसरा हमारा भाग है अपघटक, है ना, तीसरा हमारा क्या? अपघटक। ठीक है, पहला प्राथमिक यानी पहला उत्पादक, पहला उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक, है ना। अपघटक क्या होते हैं? ठीक है, ऐसे जीवधारी जो सड़ी गली वनस्पतियों को या मृत जीव जंतुओं को सड़ा गला करके उनको खत्म कर देते हैं, है ना, उनको हम क्या कहते हैं? अपघटक कहते हैं। इसमें क्या क्या आएगा? कवक और जीवाणु आएंगे। ठीक है, कवक और जीवाणु आएंगे मित्रों, ध्यान रखेंगे, कवक और जीवाणु आएंगे। ठीक है, ये मृतोपजीवी भी इनको कहा जाता है क्योंकि ये ना ख़त्म कर देते हैं, खा पी करके इनको ख़त्म कर देते हैं। अब दूसरा हमारा है अजैविक घटक, अबायोटिक कंपोनेंट्स। पहला क्या था? बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट्स। तो इसमें अजैविक घटक में क्या क्या आएगा? ध्यान रखेंगे, इसमें 3 चीज़ें आएंगी, अकार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक और भौतिक घटक। कार्बनिक घटक में क्या क्या आएंगे? मृदा यानी मिट्टी, जल, वायु, खनिज तत्व, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? अकार्बनिक में आएंगी। ठीक है, इनमें कार्बन की मात्रा नहीं होती। दूसरा है कार्बनिक घटक, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, अमीनो अम्ल, ये सब क्या हैं? ये कार्बनिक घटक हैं। ये ध्यान रखेंगे मित्रों, कौन अकार्बनिक घटक है और कौन कार्बनिक घटक है। जिनमें कार्बन पाया था उनको हम कार्बनिक घटक कहते हैं और जिनमें कार्बन नहीं पाया था उनको हम अकार्बनिक घटक कहते हैं। तो ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद भौतिक घटक, तीसरा हमारा है भौतिक घटक। ठीक है, फिजिकल, इसमें क्या 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 आएगा? जलवायु, ताप, प्रकाश, सौर ऊर्जा, ये सब आएंगे। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें क्लियर होगी मित्रों। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? जैविक घटक, फिर दूसरा अजैविक घटक। अजैविक घटक में 3 चीज़ें आएंगी, है ना, कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक और भौतिक घटक। इनके एग्जाम्पल जरूर ध्यान रखेंगे, यहीं से प्रश्न बनाता है एग्जामिनर। चलिए आगे देखते हैं मित्रों, खाद्य श्रृंखला एवं पारिस्थितिकी पिरामिड, फूड चेन एंड पिरामिड्स। तो पारिस्थितिकी पिरामिड की अवधारणा का विकास सर्वप्रथम किसने दिया था? ये ध्यान रखेंगे, चार्ल्स एल्टन। ध्यान रखेंगे मित्रों, चार्ल्स एल्टन ने दिया था। रेमंड लिंडमैन ने 1942 ईस्वी में, ठीक है, दशांश यानी 10% का नियम दिया था। ये मित्रों ध्यान रखेंगे और ये यूपी टेट में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि 10% का नियम किसने दिया था? तो लिंडमैन ने दिया था। कब? 1942 ईस्वी में। ठीक है, और पारिस्थितिक पिरामिड की अवधारणा किसने दिया था? चार्ल्स एल्टन ने दिया था। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखें मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है।
10% नियम होता क्या है, ठीक है, कि वो मान लिया जैसे कोई घास फूस है तो 100% है, उसको बकरी ने खाया तो बकरी ने क्या किया, 90% यूज कर लिया, है ना, अगले वाले में जाएगा 10%, ठीक है। तो इस प्रकार से करते करते वो आगे जाता है, तो इसको कहते हैं 10% का नियम। ध्यान रखेंगे, दशांश या 10% का नियम किसने दिया था मित्रों, लिंडमैन ने दिया था, जिसके अनुसार हर स्तर पर ऊर्जा का केवल 10% ही अगले स्तर पर पहुंच पाता है और शेष 90% क्या होता है, यूज हो जाता है। ये ध्यान रखें कंसेप्ट कि 10% आगे अगले पीढ़ी को पहुंच पाता है, ठीक है, और 90% क्या होता है, यूज हो जाता है, अगले स्टेप में 10% ही पहुंचता है। ये कंसेप्ट ध्यान रखेंगे। उसके बाद में पिरामिड, है ना, ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है यहाँ से देख लेते हैं। यह सदैव सीधा होता है क्योंकि ऊर्जा प्रवाह एक दिशी होता है, ठीक है। ऊर्जा का पिरामिड और क्या होता है, एक दिशी होता है, ठीक है। तृतीय उपभोक्ता शेर, है ना। अब इसको देख लेते हैं मित्रों, इधर उत्पादक, है ना, पहले क्या होता है, उत्पादक यानी घास फूस जो हरी घास होती है उसको कौन खाता है, खरगोश खाता है, ठीक है, उत्पादक। फिर उसको कौन खाता है, उपभोक्ता, ठीक है, या इसी को हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। कीट हो गए, खरगोश हो गए, ठीक है। उसके बाद में जो खरगोश खाया जैसे लोमड़ी हो गई, ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। जो लोमड़ी को या बकरी को जो खाएगा, ठीक है, उसको कौन हो जाएगा हमारा तृतीयक उपभोक्ता, जैसे शेर हो गया, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे, उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। फिर ज़्यादा लेते हैं तो ये ध्यान रखेंगे, जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा होता है, और जो उल्टा पारिस्थितिक पिरामिड ये कैसा बनता है, जैसे तालाब का होता है तो ये क्या होता है, उल्टा होता है, ठीक है। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में जैव भार का पिरामिड, ठीक है, जो जैव भार का पिरामिड होता है वो उल्टा बनता है, और जो ऊर्जा का पिरामिड होता है वो सीधा बनता है। ये ध्यान रखेंगे, 3 प्रकार के पिरामिड होते हैं, ठीक है, ऊर्जा का पिरामिड और जैव भार का पिरामिड और जीव संख्या का पिरामिड, ठीक है। तो यहाँ वही दिया गया है, तो ये देखते हैं मित्रों। यहाँ पे बड़ी मछली को छोटी मछली खाई और छोटी मछली को पादप प्लवक, है ना, यानी शैवाल या जो कम जीव भार वाले जीवाणु हैं, शैवाल है, वो खाते हैं, ठीक है। बड़ी मछली छोटी मछली खाई, ठीक है, तो छोटी मछली किसको खाती है, शैवाल को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। बड़ी मछली छोटी मछली खाती है और छोटी मछली क्या खाती है, जो छोटे छोटे प्लवक होते हैं, पादप होते हैं, वनस्पतियाँ होती हैं या जो शैवाल होती हैं उनको खाती हैं, ठीक है। तो ये पिरामिड कैसा बनता है, उल्टा बनता है, और ये वाला सीधा बनता है, ध्यान रखेंगे। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है और जैव भार का पिरामिड उल्टा होता है, इसको ध्यान रखेंगे कंसेप्ट। इकोटोन क्या होता है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। इकोटोन एक पारिस्थितिक तंत्र से दूसरे पारिस्थितिक तंत्र की सीमा को पूर्ण रूप से चिन्हित नहीं किया जा सकता है। इसका, है ना, इनका परस्पर मिश्रण क्षेत्र क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, ठीक है। ये वाला जो होता है पार्ट, ये क्या कहलाता है, इकोटोन कहलाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। जैसे दलदली क्षेत्र या नदी का मुहाना, दलदली क्षेत्र हो गया, नदी का मुहाना हो गया, इसमें प्रजातियों की विविधता अधिक हो जाती है, ठीक है। जहाँ से पानी, है ना, समुद्र में इकट्ठा होता है, नदियों से बह बह करके जहाँ से पानी कूदता है वहाँ पे क्या होता है, मुहाना इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मछलियाँ होती हैं उनकी संख्या ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो वहाँ पे जैव विविधता अधिक हो जाती है ना, इसमें प्रजातियों की विविधता अधिक हो सकती है। तो इकोटोन पॉइंट ध्यान रखेंगे। पृथ्वी के मंडल, है ना, कितने मंडल है मित्रों, 4 मंडल है। पृथ्वी के 4 मंडल हैं, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल और जैवमंडल, ठीक है। तो यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, इसको देख लेते हैं। स्थल मंडल पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत, जिसमें भूपटल, है ना, क्रस्ट मेंटल का ऊपरी जो भाग होता है वो क्या होता है,
स्थल मंडल कहलाता है, यानी पृथ्वी के जो ऊपर वाला भाग होता है वो क्या कहलाता है, स्थल मंडल कहलाता है। ठीक है। उसके बाद जलमंडल, पृथ्वी की सतह से लगभग 71% भाग जल का विस्तार है, इसलिए इसे हम जलीय ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। तो जलमंडल हो जाएगा, स्थल मंडल हो जाएगा, यानी भूमि वाले भाग को स्थल मंडल कहते हैं, जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। ठीक है। और अंतरिक्ष वाले भाग यानी वायुमंडल, जहाँ पे वायु विचरण करती, पृथ्वी के चारों ओर का गैसीय जो आवरण होता है वो वायुमंडल कहलाता है। ठीक है। वायुमंडल को कई परतों में बांटा जाता है, इसको पढ़ेंगे। उसके बाद सब मिला करके जो मंडल बनता है उसको क्या कहते हैं, जल मंडल कहते हैं, सॉरी जैव मंडल कहते हैं। ठीक है। जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, अभी आगे हमने बात कर लिया है, जल मंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल। ठीक है। जहाँ पे तीनों कॉमन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं मित्रों, जैव मंडल कहते हैं। ठीक है। ये बात क्लियर हो गई होगी। जहाँ जीवन विद्यमान है। ठीक है। सागर में 200, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, सागर में 200 मीटर भीतर से लेकर स्थल पर ऊंचाई तक क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। चलिए, पृथ्वी के 4 मंडल हैं, स्थल मंडल, जलमंडल, वायुमंडल और तीनों सम्मिलित को मिलाकर के हम क्या कहते हैं, जैव मंडल कहते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं कि जो हमारा वायुमंडल है वो कई परतों से बना हुआ है। ठीक है। यहाँ से मित्रों प्रश्न पूछा जाता है कि जो हमारे वायुमंडल की कितनी परतें होती हैं मित्रों, 5 परतें होती हैं। ठीक है। वहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसको एक लाइन ध्यान रखेंगे, छोड़ सभी को मैं आया बाहर, मैं आया बाहर, ये ध्यान रखेंगे। ये 5 परतें हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ठीक है, छोड़ सभी को मैं, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है। ये 5 परतें होती हैं, इसको ध्यान रखेंगे मित्रों। इनको क्रम से लगाने के लिए आ जाता है। या सबसे निचली परत कौन सी है, सबसे लास्ट वाली परत कौन सी, सब पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला है हमारा क्षोभ मंडल, कई बार पूछा जा चुका है मित्रों, और ये यूपी टेट में, सुपर टेट में और अन्य परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ट्रोपोस्फियर, एक अंग्रेजी वाला नाम भी ध्यान रखेंगे, एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है। हिंदी नाम न देकर करके अंग्रेजी वाला नाम दे दिया जाता है। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर होती है मित्रों, ये ध्यान रखेंगे पॉइंट। मौसम की सभी जो घटनाएं होती हैं, बादल बनना, आंधी आना, वर्षा होना, ओले, ज्वालामुखी का फटना, ये सब किस मंडल में घटित होती घटनाएं, क्षोभ मंडल होती है, इसी मंडल में होती हैं सब, ये ध्यान रखेंगे। इसमें तापमान गिरावट की दर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर है ना, या 1 डिग्री सेल्सियस प्रति 165 मीटर होती है, जिसे सामान्य ताप पतन कहते हैं। इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। ध्यान रखें मित्रों, संवहन मंडल भी कहते हैं किसको, क्षोभ मंडल को। तो क्षोभ मंडल से सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। दूसरा हमारा समताप मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्ट्रेटोस्फीयर या क्षोभ मंडल के ऊपर 50 किलोमीटर तक फैला हुआ है। वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं, क्षोभ मंडल में, ये ध्यान रखेंगे। ये पूछा जा चुका प्रश्न कि वायुयान जो उड़ते हैं किस मंडल में उड़ते हैं, तो मित्रों स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में उड़ते हैं। इसमें ओजोन परत पाई जाती है। अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि ओजोन परत किस मंडल पाई जाती है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। ठीक है। तो समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। और जो क्या करती है, ओजोन परत हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज को या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारे लिए है ना एक रक्षा का कार्य करती है, सुरक्षा कवच का कार्य करती है। कौन, ओजोन लेयर। ध्यान रखेंगे। ओजोन परत की जो मोटाई होती है वो मित्रों डाप्सन में मापी जाती है, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है। और इसकी जो इकाई होती है वो क्या होती है, डाप्सन होती है। ओजोन परत की जो मोटाई मापने का इकाई है वो क्या होती है, डाप्सन होती है, इसको ध्यान रखेंगे। CFC के कारण इसका क्षरण रोकने के लिए 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। अब ये देखो प्रश्न पूछा जा चुका है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ये है किससे संबंधित है। ठीक है। तो ये ओजोन क्षरण से संबंधित है। ठीक है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये क्या करती है, ये ओजोन परत को या ओजोन को ज़्यादा प्रभावित करती है। इसके क्षरण के लिए यानी CFC है ना,
ओजोन परत के क्षरण के लिए एक मीटिंग हुई थी कहाँ, 1987 ईस्वी में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये ध्यान रखेंगे, पूछा जा चुका है नेट में कई बार। उसके बाद में तीसरा हमारा है मध्यमंडल, ठीक है, मध्यमंडल मेसोस्फीयर, यह 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ये ध्यान रखेंगे कितने किलोमीटर, 80 किलोमीटर तक फैला हुआ है। और वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल है, ध्यान रखेंगे, तापमान -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है और उल्कापिंड इसी परत में आकर जलते हैं। उल्कापिंड ध्यान रखेंगे मित्रों, सबसे ठंडा मंडल है कौन, मध्यमंडल। चौथा है हमारा आयन मंडल, 60 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है, ठीक है, 60 किलोमीटर से लेकर के 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यहाँ संचार उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। मित्रों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो संचार उपग्रह हैं, सैटेलाइट हैं, वो कहाँ स्थापित किए जाते हैं, तो आयन मंडल में, ध्यान रखेंगे। और रेडियो तरंगों, जो रेडियो तरंगें होती हैं किस मंडल में परावर्तित होती हैं, ठीक है, तो ये भी आयन मंडल से, ध्यान रखेंगे। ये दोनों प्रश्न पूछे जा चुके हैं, ठीक है। उपग्रह कहाँ संचालित किए जाते हैं, स्थापित किए जाते हैं, आयन मंडल में। और जो रेडियो तरंगे वो कहाँ से परावर्तित होती हैं, तो वो आयन मंडल से। सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे। हमारा लास्ट वाला वायुमंडल, एक्सोस्फीयर, 640 किलोमीटर से जो ऊपर का भाग होता है वो कौन होता है, हमारा वायुमंडल, सबसे लास्ट वाला, जहाँ हाइड्रोजन एवं हीलियम गैसों की प्रधानता होती। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है, कि हाइड्रोजन और हीलियम की जो गैसों की अधिकता वो किस मंडल में है। चारों मंडल दे दिया जाएगा, पाँचों, तो वायुमंडल हो जाएगा। क्लियर हो गई बात। अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पे मित्रों। निम्नलिखित में से जनसंख्या में कौन सा भाग सम्मिलित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, एक प्रजाति के जीव जो आपस में प्रजनन करने में सक्षम है, पहला ऑप्शन सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही सही है, ध्यान रखेंगे। दूसरा है विभिन्न प्रजातियां जो अंतःक्रिया कर सकती हैं, नहीं, जीवमंडल में रहने और परस्पर वार्तालाप करने वाली प्रजातियों के सामूहिक सदस्य। डी ऑप्शन है, कुछ जीव जो किसी प्रजाति से संबंधित नहीं हो सकते, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। प्रश्न नंबर 2 दे लेते हैं, परमाफ्रॉस्ट किस बायोम की परिभाषित विशेषता है, टैगा, टुंड्रा, घास का मैदान, रेगिस्तान। ऑप्शन नंबर बी यानी टुंड्रा, ये ध्यान रखेंगे, टुंड्रा का है। प्रश्न नंबर 3, वायुमंडल के निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है, ये प्रश्न पूछे जा चुके मित्रों। तो समताप मंडल में अभी हमने बात किया, ठीक है, वायुयान कहाँ चला जाते हैं, समताप मंडल में, ठीक है, मध्य मंडल, क्षोभ मंडल, ये नहीं, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो ये मित्रों हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है। आशा करते हैं सभी मित्र इसको अंत तक जरूर देखेंगे। जो यूपी टेट और जो सुपर टेट की तैयारी मित्र कर रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। यहाँ से प्रश्न पूछा ही जाएगा, 100% पूछा जाएगा, और यूजीसी नेट में तो पूछा ही जाता है, ठीक है। तो सभी मित्रों चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।